नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आज हम लोग एक घटना का जिक्र करने वाले हैं। ये घटना सोशल अवेयरनेस के तौर पर आप लोगों को बताई जाएगी। बहुत से युवक और युवतियां अपने घरों से बाहर निकलते हैं किसी एग्जाम की तैयारी के लिए। जब वो सपना देखते हैं तो वो सपना केवल उनका नहीं, उनके माता पिता और परिवार जन के जो सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी वो सपना होता है। उसी सपने को पूरे करने के लिए वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन समाज के अंदर बहुत सी विचारधाराएं, बहुत से लोग ऐसे घूम रहे होते हैं जो आपके दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव जो है वो डालने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक वो कोशिशें कामयाब होती हैं, लेकिन बहुत हद तक वो कोशिशें नाकामयाब होती हैं। एक ऐसी ही कामयाब कोशिश के अंदर हम लोग एक घटना का जिक्र करने वाले हैं जो कि जयपुर के अंदर हाल ही में घटित हुई है। एक युवती जो कि अपने घर से एक सपना लेकर आती है प्रोफेसर बनने का। जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसकी मां ये कहती है कि बेटा प्रोफेसर बन के ही लौटना। उसके घर के अंदर तमाम जो लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं और खास तौर पर टीचिंग फील्ड से हैं। अगर उनके पिता की अगर हम लोग बात करें तो पिता जो है वो टीचिंग प्रोफेसर के अंदर पालना के अंदर लेक्चरर है, दादा सिरोही में प्रिंसिपल है, मां जो है वो टीचर है और इनके परिवार के सदस्य जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर जो है वो अभी बने हुए हैं। एक ऐसी मजबूत फैमिली से निकली हुई एक युवती जो कि समाज में निकलने के बाद एक आर्थिक संसाधनों से इतना ज्यादा लबरेज होती है, उसके दिमाग के अंदर इतने सारे प्लान्स चलते हैं कि उनको एग्जीक्यूट करते करते कब वो उसके जाल में फंस जाती है और आज वो जेल के अंदर है। ये लड़की और कोई नहीं, प्रिया सेठ है। 2011 के अंदर जयपुर में आती है। 12वीं तक की पढ़ाई एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से इसकी होती है। पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स का मैं यहां पर जो है सहारा लेना चाहूंगा, क्योंकि इस कहानी के अंदर कई किरदार हैं, कई मोड़ हैं। 12वीं तक इसकी पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर फालना में होती है। बहुत अच्छे प्रतिशत के साथ में 10वीं में 82% और 12वीं में 78% के साथ में इसने पास किया। बाद में 2011 में जयपुर में पढ़ाई करने के लिए आती है और जयपुर जाते समय उसकी मां ये कहती है कि प्रोफेसर बन के ही लौटना है। जयपुर में वो अपने नानी के घर रुकती है और फिर मानसरोवर में अकेले रहना शुरू कर देती है। हो सकता है कि नानी के घर के अंदर वो कंफर्ट उसको नहीं मिल पाता है और वो अकेला जो है वो रहना शुरू कर देती है। बाद में कुछ समय बाद परिवारजन की तरफ से उसको खर्चा आना बंद हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी अमीर फैमिलियां ऐसी हैं जिनमें पिता अपने बच्चों को खर्चा जो है वो भेजते तो है, लेकिन कुछ समय बाद उनको लगता है कि यार अब इसको थोड़ा सा संघर्ष करना चाहिए। उनके पिता ने सोचा होगा कि इसको, प्रिया सेठ को कुछ जो है वो संघर्ष करना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा खर्चा कम कर दिया गया था। जब खर्चा कम होता है तो फिर उसकी दोस्ती होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम है दीक्षांत। दीक्षांत से वो मिलती है और दीक्षांत से मिलकर ही वो बजाज नगर कॉलोनी के अंदर लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। ये जो प्रिया सेठ है वो आर्थिक संसाधनों की तरफ इतना ज्यादा आकर्षित होती है कि अमीर लड़कों को फांसने के लिए वो एक वेबसाइट भी डिजाइन करवाती है। वेबसाइट पर वो देह व्यापार करना शुरू कर देती है और उस वेबसाइट को चलाने के लिए वो हर महीने 90,000 रुपए भी खर्च करती है, ताकि उस वेबसाइट का कंटेंट बहुत से युवक और युवतियों के पास में पहुंच सके, ताकि उनसे वो ठगी कर सके। अश्लील वीडियो उस वेबसाइट के ऊपर पोस्ट किए जाते हैं। खास बात इसमें यह है कि जब प्रिया सेठ को जेल होती है तो जेल होने के 2 महीने पहले एक ज्योतिष ने उसको कह दिया था कि तेरा शनि जो है वो भारी चल रहा है, तुझे जल्द ही जो है वो जेल हो सकती है। उस ज्योतिष की बात जो है वो वाकई में सच होती है और उसके बाद में प्रिया जो है 2018 के अंदर जेल के अंदर पहुंच जाती है। अब ये जो प्रिया सेठ है वो एस्कॉर्ट सर्विसेज जयपुर के अंदर चलाती है, जहां पर 1000 से ज्यादा युवकों के साथ में वो ठगी करती है। बहुत सारे युवक जो है वो इसके ठगी का शिकार होते हैं। इसने गैस कटर से एक एटीएम भी लूटा था। हम लोग यहीं से जो है इसकी कहानी की शुरुआत करेंगे प्रिया सेठ की, जो कि अभी हाल ही के अंदर जेल के अंदर है। ये जो प्रिया सेठ है वो बेसिकली नए नए बॉयफ्रेंड जो है वो बनाती है
उनको यूज करती थी और लूट लिया करती थी। अब बॉयफ्रेंड और मर्डर के अंदर एक व्यक्ति जो है सहयोगी रहता है दीक्षांत नाम का, उसके ऊपर हर महीने जो है वो 2 लाख रुपए पैसा खर्च करती थी। दीक्षांत और प्रिया दोनों के बहुत महंगे शौक थे, ब्रांडेड कपड़े पहना करते थे, जूते पहना करते थे, और ऐसे ब्रांडेड कपड़े जिनके आउटलेट राजस्थान में नहीं हुआ करते थे, उन कपड़ों को खरीदने के लिए वो फ्लाइट से मुंबई और बेंगलुरु पहुंच जाया करते थे। दोनों दूसरे या तीसरे दिन, हर दूसरे तीसरे दिन किसी 5 स्टार होटल के अंदर रुका करते थे और वहां की ऐशो आराम जो है उनको बहुत पसंद आया करती थी। इन लोगों ने 80,000 के जूते और 45,000 की घड़ियां जो है वो पहन रखी थी। एक दूसरे के हाथ पर अपने प्यार का टैटू जो है वो भी बनवा रखा था प्रिया और दीक्षांत ने। अब ये दीक्षांत जो था वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, इसके ऊपर कई कर्ज जो है वो चढ़ा हुआ था। लगभग 20 से 25 लाख रुपए कर्ज दीक्षांत के ऊपर चढ़ा हुआ था। दीक्षांत नशा भी करता था और उस कर्ज को उतारने के लिए ये तमाम जो खेल है वो रचा जाता है। ये दीक्षांत के साथ में प्रिया एक प्लानिंग बनाती है कि हम लोग जो है युवकों को फंसाकर उनसे पैसे जो है वो ऐंठेंगे। इसके अंदर दीक्षांत का एक दोस्त लक्ष्य भी जो है वो शामिल होता है। ये फोटो जो है जिस समय प्रिया सेठ को अरेस्ट किया गया है उस समय की फोटो है। मैं घटना जो है आपको बोलता जाऊंगा, आप लोग यहां पर देखिएगा कि प्रिया, दीक्षांत और लक्ष्य है। पहले मैं आप लोगों को रूबरू करवा देता हूं। प्रिया जो है उसका नाम रहता है नेहा, जो कि निवासी है फालना पाली की। दीक्षांत कामरा उर्फ रॉकी इसका नाम है, 25 साल का युवक है, श्री गंगानगर का रहने वाला है। लक्ष्य वालिया जिसकी उम्र 27 साल है, श्री गंगानगर का रहने वाला है। इन तीनों ने मिलकर दुष्यंत शर्मा जो है उसको अपने ट्रैप के अंदर जाल में फंसाया था। ठीक है, अब जब इतनी महंगे शौक थे घड़ियां पहनने के, कपड़े पहनने के, तो फिर उन शौक को पूरा करने के लिए ये बहुत से गतिविधियां जो है वो करते थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वेबसाइट को रन किया करते थे और वेबसाइट के जरिए ही वो दूसरे लोगों से संपर्क किया करते थे, उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश जो है वो किया करते थे। अब ये दुष्यंत और प्रिया जो है वो एक अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। ये अपार्टमेंट रहता है गांधीनगर के अंदर। गांधीनगर के अंदर उस अपार्टमेंट के अंदर ये शिफ्ट होते हैं और शिफ्ट होने के बाद वहां पर बहुत से लोगों को अपने जाल में फांसने की कोशिश करते हैं। ये क्या किया करते थे कि ग्राहक जो है, कस्टमर, उसके साथ में संपर्क किया करते थे और नीचे दलाल को खड़ा कर दिया करते थे। अब वो जैसे ही कोई भी कस्टमर इस प्रिया के पास में पहुंचता था तो प्रिया उससे यह कहती थी कि आप पहले उस वो जो दलाल नीचे खड़ा है उसको पैसे देकर आइए। जैसे ही वो जो व्यक्ति था वो एजेंट को पैसे देकर वापस लौटता था तो पीछे से प्रिया फरार हो जाया करती थी। अब जैसे ही प्रिया फरार होती थी और पैसा उसके पास में पहुंच जाया करता था और ऐसे ही उसने हजारों जो युवक है उसको ठगा था। जब दुष्यंत का मर्डर हुआ, अभी मैं बताऊंगा दुष्यंत के बारे में। दुष्यंत का जब मर्डर होता है उससे 2 महीने पहले भी एक युवक को होटल में बुलाकर 20,000 रुपए जो है उससे लूटे गए थे और लूटने के बाद उसको वहां से भगा दिया गया। वो हमेशा कपड़े जो है वो फाड़ दिया करते थे कि मैं तेरे ऊपर रेप के चार्जेस लगा दूंगी, इसलिए वो लड़का जो है वो डर कर वहां से भाग जाया करता था, क्योंकि सबको पता है कि आज समाज के अंदर सभी को इज्जत बहुत प्यारी होती है। प्रिया के लूटने के अलग अलग तरीके थे, मैं 3 तरीके जो है वो जिक्र करूंगा। पहला, लिफ्ट के बहाने। प्रिया क्या किया करती थी कि किसी व्यक्ति से लिफ्ट लिया करती थी, खासतौर पर जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र के अंदर। एक व्यक्ति से लिफ्ट लेकर वो उसके साथ में सुनसान जगह तक जाया करती थी और वहां पर जाकर उसे धमकाया करती थी कि मैं तेरे ऊपर रेप के चार्जेस लगा दूंगी, मुझे इतना पैसा चाहिए। एक तो ये तरीका। दूसरा, ग्राहकों से एडवांस वो लिया करती थी। जयपुर के वैशाली नगर के अंदर वो भीड़ भाड़ इलाके के अंदर कस्टमर को बुलाती थी वेबसाइट के जरिए और वहां पर उसका ड्राइवर गणेश रहता था। गणेश को वो कहकर रखती थी कि जैसे ही भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से ग्राहक उसको पैसे दे तो वो गाड़ी लेकर फरार हो जाए। वो गाड़ी के अंदर बैठे ही बात करते थे। तो प्रिया गाड़ी में बैठे रहती थी, गणेश ड्राइवर सीट पर होता था और जैसे ही पैसे उसको मिलते थे तो वो वहां से रफू चक्कर हो जाया करते थे। तीसरा है,
होटल के अंदर बुलाकर उनको धमकाया जाता था। ग्राहक जो थे जैसे ही वो होटल के अंदर आते थे और होटल में आने के बाद उनसे पैसे जो है वो ऐंठ लिया करती थी और फिर उनको धमकाया जाता था कि तेरे ऊपर जो है वो रेप के चार्जेस लगा देंगे। इसी बीच प्रिया की एक मुलाकात जो है फर्नीचर बनाने वाले से होती है। फर्नीचर बनाने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अनिल है, जो कि किशनगढ़ का रहने वाला था, कासीर गांव का। ये उसके संपर्क में आती है और अनिल इससे प्रभावित हो जाता है। इन दोनों की मुलाकात जो है वो होती है और जब अनिल के सामने प्रिया एक प्रस्ताव रखती है कि हम लोग जो है वो एटीएम को लूटते हैं, तो अनिल ने मना कर दिया कि मुझे जो है वो पैसे कमाने का शॉर्टकट नहीं चाहिए। लेकिन जब प्रिया ने बार बार उसको कहा अनिल को, तो इन्होंने जो है एटीएम को लूटने का प्लान बनाया। अब एटीएम को काटा कैसे जाए, इसका तरीका प्रिया ने यूट्यूब के ऊपर देखा और जैसे ही यूट्यूब के ऊपर देखती है वो पूरा समझ जाती है माजरा, और उसके बाद में इन्होंने उस एटीएम को काटा जो कि रजत पथ मानसरोवर के अंदर स्थित था। और जैसे ही एटीएम काटते हैं तो उसमें दुर्भाग्य इनका इतना रहता है कि उस एटीएम के अंदर केवल और केवल 600 रुपए होते हैं। लेकिन ये जो घटना है वो प्रिया की पहली बार गिरफ्तारी करवाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि प्रिया जो है वो एक बार नहीं 3 बार गिरफ्तार होती है और बेल के ऊपर बाहर छूट कर आ जाती है। पहली बार जब मानसरोवर के अंदर एटीएम लूटते हैं तो उस समय वो जो अनिल था उसको पुलिस वहीं पर दबोच लेती है, लेकिन प्रिया जो है वहां से भाग जाती है। जैसे ही वहां से वो भागती है तो कुछ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद में प्रिया का पता लगाया जाता है और लोकेशन के आधार पर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन बेल पर वो बाहर आ जाती है। इसके बाद में फिर प्लानिंग शुरू होती है दुष्यंत के मामले में। अब हम लोग जिस घटना पर अब आने वाले हैं उस घटना पर आप लोगों को सुनकर बहुत शौक लगने वाला है। दुष्यंत जिसकी जिक्र कर रहे हैं हम लोग, वो जयपुर के ही एक शहर के अंदर जो है वो रहता है। दुष्यंत प्रिया से मुलाकात करता है किसी दूसरे नाम पर, फेक नाम पर जो है वो उससे मुलाकात होती है। और फिर दुष्यंत जब मिलता है प्रिया से तो मिलने के बाद वो उसको जो है अपने फ्लैट पर बुलाती है। लेकिन प्रिया और दुष्यंत मिलते कैसे हैं? दोनों टिंडर पर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, 2-3 बार इनकी मुलाकात भी होती है। दुष्यंत प्रिया से दीवान कोहली के नाम पर मिलता है और वो दीवान कोहली जिसका ओरिजिनल नेम दुष्यंत शर्मा है, वो दिल्ली के बिजनेसमैन के रूप में प्रिया सेठ से मुलाकात होती है। प्रिया को बस यही चाहिए था कि एक बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी हो जिससे मैं पैसे जो है वो ऐंठ सकूं, इसीलिए दीवान कोहली ओरिजिनल नेम दुष्यंत शर्मा उसको बिजनेसमैन समझकर उसका किडनैप करने का प्लान 3 लोग मिलकर बनाते हैं और वो 3 लोग ये होते हैं प्रिया, दीक्षांत और फिर लक्ष्य। इन तीनों ने प्लान बनाया कि दुष्यंत को कैसे किडनैप किया जाए। तो प्रिया जो है वो उससे कई बार मुलाकात करती है, कई बार जो है उसको फोन कॉल करती है। प्रिया जब उसको फोन करती है तो अपने फ्लैट पर बुलाने की कोशिश करती है। इनकी जो है वो कई बार बातचीत भी होती है। इनकी जो बातचीत होती है वो मैं आपको बताता हूं कि 25 अप्रैल 2018 को दोनों के बीच 7 बार बातचीत होती है। 26 अप्रैल 2018 को 5 बार बातचीत होती है। 28 अप्रैल को 1 बार बातचीत होती है और 30 अप्रैल को 3 बार बातचीत होती है। 1 मई को 3 बार बातचीत होती है और घटना के दिन मतलब 2 मई 2018 को 6 बार इनकी बातचीत होती है और शाम को 7 बजे तक इनकी आखिरी बात होती है और दुष्यंत सीधा जो है वो इसके फ्लैट पर पहुंच जाता है। जैसे ही फ्लैट पर पहुंचता है तो वहां पर दीक्षांत पहले से ही मौजूद था और लक्ष्य कुछ समय बाद में वहां पर आ जाता है। जैसे ही ये तीनों लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं तो दुष्यंत को ड्रिंक करने के लिए कहा जाता है। अब दुष्यंत ड्रिंक नहीं करता था, इसीलिए उसके पानी के अंदर नींद की गोलियां जो है वो मिला दी जाती हैं जिससे उसको नींद आ जाती है। दुष्यंत के हाथ पांव बांध दी जाते हैं। तो फिर ये लोग सोचते हैं कि आखिरकार इसके पास में है क्या।
जब दुष्यंत की जेब को खंगाला जाता है तो वहां से कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर खास तौर पर मिलते हैं इसके आईडी, और आईडी के अंदर इसका जो असली नाम है वो दुष्यंत शर्मा निकलता है, जबकि वो नकली नाम दीवान के नाम से अपने आप को बता रहा था। और फिर उनकी आंखें जो है वो खुलती हैं कि ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, ये एक आम व्यक्ति है, एक साधारण सा व्यक्ति है जिसने आरटीयू राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एक डिग्री की है और अपनी जॉब को परस्यू कर रहा है। कोई खासा पैसा नहीं है। अब इनको लगता है कि हमने इसको किडनैप तो कर ही लिया है, अब कैसे भी करके इससे पैसे जो है वो निकलवाए जाए। ये इसके पिता को फोन करते हैं और ये कहते हैं कि हमें जो है वो 10 लाख रुपए की जरूरत है, हमने आपके बेटे को किडनैप कर लिया है और किडनैप कर लिया है, जल्द से जल्द जो है आप पैसा वहां पे पहुंचाएं। दुष्यंत के पिता जो थे उनके पास में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी 3 लाख रुपए उन्होंने अरेंज किए और अगले दिन यानी कि 3 मई को जो है उन्होंने फोन पर उसके पैसे डाल दिए। ये जो दुष्यंत है इसका जो बैंक अकाउंट था वो यूनियन बैंक के अंदर झोटवाड़ा के अंदर था और वहां पर 3 लाख रुपए उसके पिता ने अगले दिन 3 मई 2018 को अकाउंट में डाल दिए थे। दुर्भाग्यवश होता क्या है कि दुष्यंत का जो अकाउंट है वो वॉलेट के साथ में लिंक होता है और पैसे डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आते हैं, इसीलिए वो पैसे को ठीक ढंग से निकाल भी नहीं पाते हैं। कुछ पैसे उनके पास में पहुंचते हैं और फिर वहां से इनकी गणित जो है वो शुरू होती है। गणित शुरू ऐसी होती है कि जैसे इनके पास में पैसे आते हैं, एटीएम कार्ड दुष्यंत का रहता ही है, तो उस एटीएम कार्ड से इन्होंने 3 ट्रांजैक्शन जो है वो किए। वो 3 ट्रांजैक्शन जो है वो किस प्रकार थे, यानी कि इन्होंने ट्रांजैक्शन करने के अंदर कहां गलती की थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 3 मई को 12:58 पर 10,000 रुपए निकाले गए, 12:59 पर 10,000 रुपए और निकाले गए और 1 बजे जो है 5,000 रुपए निकाले, मतलब कुल 25,000 रुपए निकालते हैं। और ये एटीएम स्थित होता है, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, जयपुर के अंदर लक्ष्मी मंदिर का जो तिराया है वहां पर एसबीआई का एटीएम है, वहां से तमाम पैसे जो है वो निकाले जाते हैं। अब इन पैसों से वो एक ट्रॉली खरीदते हैं। ट्रॉली खरीदने के बाद उनको लगता है कि अब जो है इसको दुष्यंत शर्मा जो है इसको खत्म कर दिया जाए, तो दुष्यंत शर्मा को खत्म कर दिया जाता है और उसके बाद में उस लाश को ये एक बैग में डालकर जो है वो आमेर के जंगलों में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर इस लाश को वहां पर फेंक देते हैं। पहले तो इन्होंने ये प्लान बनाया था कि अमानी शाह के नाले में इस लाश को जलाकर फेंक दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने फिर प्लान चेंज किया और आमेर के जंगलों में जाकर इन्होंने इस लाश को फेंक दिया। फेंकने के बाद इनको लगता है कि हम जिस ट्रॉली बैग को लेकर आए थे, नीले कलर का वो ट्रॉली बैग था, अगर हम लोग खाली हाथ वापस से अपने फ्लैट पर जाएंगे तो लोग दिखेंगे कि यार ये बैग कहां पे गया, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के अंदर नजर आएगा कि बैग गया कहां पे, लेके तो आए थे, गया कहां पे। इसीलिए वो वापस से उस दुकान के ऊपर पहुंचते हैं। दुकान जो है उस दुकान पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर इन्होंने एक और जो है वो बैग खरीदा, नीले कलर का बैग खरीदा। तो उस ट्रॉली को, खाली ट्रॉली को अब अपने फ्लैट के ऊपर लेकर आते हैं। दुष्यंत शर्मा की जब लाश बरामद होती है उसके बाद में उसके जेब से प्रिया सेठ के फ्लैट की एक चाबी मिलती है, एटीएम कार्ड मिलता है और तमाम डॉक्यूमेंट्स दुष्यंत शर्मा के जेब से मिलते हैं। लेकिन यहां बात यह है कि आखिरकार पुलिस उस शव तक, लाश तक पहुंची कैसे। जब दुष्यंत और प्रिया के जो मोबाइल की बातचीत थी उसको, कॉल डिटेल को निकाला जाता है तो वहां से प्रिया सेठ के नंबर जो है वो मिलते हैं। लोकेशन के आधार पर प्रिया सेठ का जो फ्लैट था वहां पर पुलिस जो है वो पहुंचती है। पहुंचने के बाद उस फ्लैट के पार्किंग के अंदर दुष्यंत शर्मा की ही गाड़ी जो है वो खड़ी मिलती है, RJ14 AC 2555। उस गाड़ी के अंदर प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया, ये तीनों बैठे हुए थे। वहीं पर जाकर पुलिस ने इनको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद जब सख्ती से पूछताछ होती है तो ये पुलिस के सामने अपना पूरा का पूरा बयान जो है वो दर्ज करते हैं
कि हमने इस तरीके से जो है दुष्यंत शर्मा को मारा है। लेकिन जब बात कोर्ट के अंदर पहुंचती है तो वहां पर प्रिया सेठ मुकर जाती है कि मैं ना तो दीक्षांत को जानती हूं और ना ही लक्ष्य वालिया को जानती हूं, मैं दोनों को ही नहीं जानती हूं। यहां तक कि वो दोनों लड़के जो थे ये दोनों भी मना कर देते कि हम भी प्रिया को जो है वो नहीं जानते हैं, आपस में एक दूसरे की जानकारी ही नहीं थी। लेकिन फिर भी कोर्ट जो है, जज साहब वो अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने किया है, क्योंकि पुलिस के पास में सबूत रहते हैं। इसी के आधार पर इन तीनों लोगों को आजीवन कारावास की सजा जो है वो सुनाई जाती है। अब यहां पर पिता जो है, जिनका नाम है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को अब जो है वो जाकर न्याय मिला है। मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा रामेश्वर शर्मा जो कि इनके पिता हैं। इनकी जीवनी जो है, इनका जीवन बड़ा संघर्ष में रहा है। इनके 3 बेटे थे और तीनों बेटों की मौत जो है वो हो जाती है। ये सबसे अंतिम छोटा बेटा था। इनका जो सबसे पहला बेटा रहता है, सबसे बड़ा बेटा, जो कि बहुत कम उम्र के अंदर खत्म हो जाता है, लगभग 1.5 साल की उम्र में। दूसरा जो बेटा था उसकी जवान मौत होती है, एक एक्सीडेंट के अंदर उसकी मौत हो जाती है। और ये दुष्यंत शर्मा तीसरा बेटा था, और इसकी जो शादी है वो अभी कुछ समय पहले ही की थी, जिससे दुष्यंत शर्मा को एक बेटा भी था। और इसकी जो पत्नी है वो 3rd ग्रेड टीचर थी। तो बहुत ही संघर्ष में जीवन जो है वो रामेश्वर शर्मा का रहा है। तो ये पूरी कहानी थी। इस कहानी को यहां पर जिक्र करने का केवल एक उद्देश्य था, सोशल अवेयरनेस, कि आज के युवक और युवतियां जब समाज में रहते हैं तो ऐसे नकारात्मक पहलू उनके सामने आते हैं कि वो अपने लक्ष्य से डिगने लगते हैं, वहां से भटकने लगते हैं। इसीलिए एक संदेश के तौर पर आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप अपने लक्ष्य पर बने रहिए, समाज के उन नकारात्मक तत्वों से दूर रहिए जो कि आपके लक्ष्य के पथ को परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वाकई में आप अपने लक्ष्य पर हैं तो मुझे एक बेहतरीन कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा। आपके लिए यूं ही सोशल अवेयरनेस के कुछ वीडियो जो है मैं लाता रहूंगा। अगर वाकई में आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इस कहानी के बारे में बताइएगा कि आपको इस कहानी से क्या संदेश मिलता है, क्या इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को यहां से मिलती है। तो ऐसी घटनाएं और समाज के अंदर ना हो, हम लोग यही कामना करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।